नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी भारत और मैं हूं आपके साथ होरिता। मध्य प्रदेश में प्रदेश के नए प्रतिभाओं को मंच देने वाला मिस्टर मिस और मिसेस मध्य प्रदेश सीजन 3 का आयोजन पूरा भव्यता और गरिमा के साथ संपन्न हुआ, जिसकी संपूर्ण जानकारी कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने वाली फराह खान मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताते हुए कहा कि हम हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यस्तता का समय में अपने हुनर को दिखाने का मौका महिलाओं को नहीं मिलता है और उनके सपने को पूरा हम करते हैं। और हम कुछ और क्या कुछ कहे, सुनिए आगे। नमस्कार मध्य प्रदेश, नमस्कार भोपाल। मेरा नाम है फराह अनवर और मैं हूँ ऑर्गेनाइजर ऑफ मिस्टर मिस एंड मिसेस मध्य प्रदेश सीजन 3 की। 22 जून को हमने बहुत ही सक्सेसफुल पैजेंट कंडक्ट किया था क्रीसेंट रिजॉर्ट सीहोर में, जिसके चीफ गेस्ट थे वहां के एमएलए सुदेश राय जी और उनकी धर्मपत्नी समाज सेविका अरुणा राय जी। जो सेलिब्रिटी गेस्ट थे उसमें अमन यतन वर्मा और चांदनी भगवनानी जो टीवी एक्ट्रेस हैं वो शामिल हुई थी। 52 कंटेस्टेंट्स थे जिन्होंने इस बहुत ही अच्छे पैजेंट में पार्ट लिया था। मिस कैटेगरी की विनर हिमांशी शर्मा ग्वालियर से जीती हैं, जय शाह भोपाल से विजयी रहे हैं मिस्टर कैटेगरी में, गजल सचदेव मिसेस सिल्वर कैटेगरी जो कि यंग कैटेगरी होती है मिसेस में, उसकी विजेता रही हैं, ये भी भोपाल से ही हैं। रूपाली जलोटा फ्रॉम इंदौर हैज वन द टाइटल ऑफ मिसेस मध्य प्रदेश गोल्ड कैटेगरी। इसके अलावा 4 महिलाएं हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्वीन के टाइटल जीते हैं, सारिका सिंह, गीतांजलि शिटोले, वीना सिंह और सोनिया भटनागर। इंटरनेशनल टाइटल्स के लिए जो महिलाएं अग्रसर हैं जो इस साल बाहर जाने वाली हैं वो हैं जागृति अग्रवाल मिसेस यूनिवर्स क्लासिक में जा रही हैं और याशिका साटनकर जा रही हैं मिस सुपर मॉडल यूनिवर्स में चाइना में। तो इस तरीके से बहुत सारे मंच हैं जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। खजुराहो की जो शिल्पी जैन है उन्होंने ब्यूटी विद अ पर्पस का टाइटल जीता है अलोंग विथ अनुष्का शर्मा एंड गजल सचदेव। पे पहुंचे और वो मेहनत टाइटल जीत के रुकी नहीं है कि मुझे क्राउन मिल गया, मैंने अपनी सासू माँ को दिखा दिया, हस्बैंड को दिखा दिया, मोहल्ले वालों को दिखा दिया। उनमें वो जज्बा है कि ये जो मैंने आज यहाँ पे जीता है इसको मैं और आगे लेके जाऊं और मैं एक मिसाल बनूं। जैसे हम देखते हैं ना, सुष्मिता सेन एक मिसाल है आज भी हमारे लिए, ऐसे हमारी ये जो महिलाएं हैं ये अपनी सोसाइटी की महिलाओं के लिए, अपने एरिया के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए आज ये मिसाल बन चुकी हैं। और आई थिंक लास्ट 2 डेज में ही जिस तरीके से सोशल मीडिया ने इनको प्यार दिया है, इनके परिचितों ने जिस तरीके से कॉल्स किए हैं, लास्ट नाइट हम अपेक्षा के घर पे गए थे, इनकी सक्सेस पार्टी थी, इनके पूरे मोहल्ले वाले ढोल नगाड़े लेके आए थे, इनका घर इतना जैसे दिवाली होती है उस तरीके से इनका घर सजाया गया था। तो इस तरीके के चेंजेस जो है वो एक महिला की लाइफ में रातों रात हो रहे हैं एक अच्छा टाइटल जीत के। सो मैं यही बोलूंगी कि जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट है उसको सिर्फ सौंदर्य से जोड़ के ना देखा जाए, इट इज अ वेरी बिग मोटिवेशनल लेवल। और मैं एक बात बोलती हूँ कि आप एक गहना कम खरीदिए साल में, लेकिन एक बार जरूर एक ब्यूटी पैजेंट में हिस्सा लीजिए, क्योंकि उससे आपकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। आप वो गहना तो रख लेंगे लॉकर में लाके, लेकिन अपनी पर्सनालिटी को कैसे गहना बना सकते हैं वो गहना ना खरीद के, वो आपको एक ब्यूटी पैजेंट सिखा सकते हैं। मैडम एक छोटा सा आज मध्य प्रदेश का जो कार्यक्रम हुआ है ऑर्गेनाइज हुआ है, कैसे इसको देखते हैं? बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी से आज की वुमेन्स को मिस मिसेस जिसके अंदर एक ब्यूटी छुपी हुई है, तो इस इवेंट के द्वारा वो अच्छे से प्रदर्शन कर सकते हैं अपने अंदर का हुनर। तो आई टेक इट एज अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट। महिलाओं के लिए विशेष अगर इसका देखा जाए तो क्या विशेष रहा है? विशेष ये रहा है कि उनके अंदर की खूबसूरती है, उनके अंदर के कैलिबर्स हैं, आज के टाइम में वो घर परिवार में या बिजनेस में लेते हुए या अपने जॉब्स में रहते हुए वो एक्सपोज नहीं कर पाती हैं। इस माध्यम के द्वारा वो अच्छे तरीके से एक्सपोज कर सकती हैं कि किस तरीके से वो अपने आप को अपना एक अच्छा रूप भी आगे प्रदर्शन कर सकते हैं। हमारे देश में महिलाओं के लिए इसमें कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं चाहूंगा कि आने वाले इवेंट जो है मिसेस सेंट्रल इंडिया और मिस सेंट्रल इंडिया के लिए लोग एनरोल करें, दानिश फराज जैसे बहुत ही कैलिबर पर्सन के साथ अपनी ग्रूमिंग करें, अपनी पॉजिटिव वाइब्स दिखाएं। और डेफिनेटली आने वाले 6 महीने के बाद मैं चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की सभी महिलाएं आएं और रजिस्टर करवाएं। जी नमस्ते, मेरा नाम हिमांशी शर्मा है और मैं ग्वालियर से हूँ। ये जो आपने
खिताब जीता है, इसके लिए क्या कहेंगे? मैं द पैजेंट इंडिया कंपनी मिसेज एंड मिस्टर मध्य प्रदेश फरा मैम को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी अपना कि उन्होंने मुझे ये ऑनर दिया, ये सम्मान दिया, क्योंकि एक छोटे शहर से आते हुए इस खिताब को जीतना एक बहुत बड़ा ही सम्मान है मेरे लिए। तो मैं बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ और थैंक यू टू फरा मैम जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। महिलाओं के लिए क्या कहना चाहिए? ग्वालियर शहर से होते हुए यहाँ तक आना, ये एक हमेशा से मेरा था कि मैं उनके लिए एक रेज ऑफ होप बनूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज वो है मैंने किया है। जो भी छोटे शहर से महिलाएं लड़कियां हैं जो ब्यूटी पैजेंट में लेना चाहती हैं, उनके अंदर एक सोच होती है कि वो ब्यूटी पैजेंट में हिस्सा नहीं ले सकती हैं क्योंकि वह छोटे शहर से है, परंतु यहाँ आकर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उन लोगों को प्रेरणा मिली होगी और इसी तरह उनको प्रेरणा देकर उनको आगे बढ़ाना चाहती हूँ अपने शहर से, अपने शहर की लड़कियों को। और उत्तर प्रदेश में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने अपने आवास पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगरा स्थित राजकीय परिक्षेत्र सिगना में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्र की स्थापना का प्रस्ताव, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्र केंद्र की स्थापना के लिए 111 करोड़ की मंजूरी, और कहा कि अभी तक आगरा की पहचान आज ताजमहल से होती थी, लेकिन आने वाले समय में आगरा की पहचान अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र से होगी। उत्तर प्रदेश में आलू के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल का सराहनीय कार्य यहाँ प्रस्तुत भारत में बल्कि दक्षिण एशिया क्षेत्र में भी आलू और शकरकंद क्षेत्र के सतत विकास को महत्वपूर्ण गति प्रदान करेगी। आम के उत्पादन और निर्यात को प्रोत्साहित किए जाने के लिए उद्देश्य से 4 जुलाई से 6 जुलाई तक लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में होगा आयोजन। सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सब ने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और आप यहां आए। हमारे आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे विभाग के एसीएस श्री BL मीना जी, हमारे निदेशक श्री VP राम जी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं उत्तर प्रदेश के राज्य के किसानों की ओर से, उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और देश के माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने राज्य के किसानों के लिए बहुत बड़ा निर्णय कल पार्लियामेंट में लिया गया है। उस निर्णय से अकेले उत्तर प्रदेश नहीं, भारत नहीं, पूरे साउथ एशिया रीजन को लाभ होने जा रहा है। आप सब जानते होंगे कि उद्यान विभाग ने एक ऐसे अनुसंधान संस्थान की स्थापना के लिए 25 एकड़ जमीन NHB नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड को हस्तांतरित की थी, इस आशय से कि वहां पर एक आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाए, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा वो अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए न केवल स्वीकृति दी है बल्कि 110 करोड़ रुपए भी उन्होंने उस संस्थान के लिए जारी कर दिया है। तो मैं धन्यवाद देता हूं और गौरवान्वित महसूस करता हूं कि वो संस्थान सामान्य चीज नहीं है। हम आप सब जानते हैं आलू की उत्पत्ति साउथ अमेरिका के एक देश पेरू में हुई थी। वहां पर एक ही अनुसंधान केंद्र है, उसकी एक शाखा चाइना में है और उसके बाद दूसरी शाखा भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े आलू उत्पादक क्षेत्र आगरा में स्थापित होने जा रही है। ये हम सब के लिए गौरव की बात है और खासतौर से मैं उद्यान मंत्री के रूप में कह सकता हूं कि उद्यान विभाग का ये विषय था और मैंने कई बार जाकर के भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से संपर्क किया, बहुत सारे एफर्ट्स किए। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हर स्तर पे बातचीत की
और आज ये गौरवशाली क्षण हम सबको देखने को मिल रहे हैं। तो मैं इसके लिए सबसे पहले तो भारत के प्रधानमंत्री जी और भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। सम्मानित साथियों, हमारे भारत में 13% भूमि पर, भारत की 13% भूमि पर आलू होता है और उत्पादन हम 26%, भारत के कुल आलू के उत्पादन का 26% आलू हम उत्पादन करके देते हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 2300 कोल्ड स्टोरेज हैं, जिसमें अकेले 1000 कोल्ड स्टोर आगरा के आसपास हैं। इसका मतलब राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है वो सबसे ज़्यादा किसानों के हित को ध्यान में रख करके ही लिया कि आगरा में ही ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान है जहां पर लिया जा सकता है, जिसमें उद्यान विभाग का 138 हेक्टेयर का सिंगड़ा में कृषि फार्म था, जिसपे हम उद्यान विभाग के लोग आलू की बीज तैयार करते थे। उसमें से 25 एकड़ जमीन हमने नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड को दिया है, जिसमें ये स्थापित होने जा रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं राज्य के वन मंत्री जी को, जिन्होंने उस अनुसंधान केंद्र के रास्ता ठीक से नहीं था तो उन्होंने अपने एक बड़ा उनका केंद्र है वन विभाग का, जिसमें से उन्होंने रास्ता दिया। एक दूसरे रास्ते को मंडी परिषद के द्वारा दिया गया। तो आगामी मुहर्रम और सावन के पवित्र माह को देखते हुए बैठक लखनऊ में आयोजित की जा रही है। पीस कमेटी की बैठक नेशनल पीजी कॉलेज में आयोजित की गई। पीस कमेटी की बैठक कल मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था की थी समीक्षा। कौशाम्बी और औरैया और इटवा में हुई घटनाओं को लेकर जाहिर की थी नाराजगी। कंवर यात्रा मार्गों वह ताजिया के जुलूस मार्गों के लिए दिए थे सीएम ने आदेश, जिसके बाद आज लखनऊ में आयोजित की गई पीस कमेटी की बैठक में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समाज के संबद्ध लोग हुए शामिल। डीजीपी सेंट्रल आशीष श्रीवास्तव, डीजीपी सेंट्रल ममता रानी वह सेंट्रल जोन के थानाध्यक्ष व नगर निगम के अधिकारी रहे मौजूद। बैठक में पहुंचे लोगों से पुलिस ने मांगे सुझाव। सरकार के आदेशों को सभी को पालन करना अनिवार्य। मुहर्रम वह जगन्नाथ यात्रा के साथ सावन माह में कोई नई परंपरा ना की जाए शुरू, परंपरागत आयोजन करने की ही मिलेगी अनुमति। डीजीपी ने कहा एक दूसरे के धर्मों का ख्याल रखते हुए धार्मिक आयोजन करें, निश्चित ध्वनि में डीजे पर गाने बजाए और कहा प्रतिबंधित गाने बजाने या माहौल खराब करने पर होगी कार्रवाई। पीस कमेटी के लोगों ने दिलाया भरोसा सभी आयोजन नियम और कानून के तहत होंगे। इस्कॉन मंदिर के मीडिया प्रभारी ने दी जानकारी। इस्कॉन मंदिर से निकालने वाली रथ यात्रा की जानकारी दी। मुस्लिम समाज के लोगों ने ताजिया जुलूस को लेकर दी जानकारी। बिजली विभाग के अधिकारी भी बैठक में रहे उपस्थित। जगन्नाथ यात्रा को लेकर कई जगह से लोगों ने सुझाव दिया। तो यात्राएं हैं उनको लेकर के भी तो क्या कुछ प्लान होगा पूरा मेंटेन करने के लिए पुलिस फोर्स तैनात है? देखिए, आगामी 3 मुख्य कार्यक्रम जनपद में हैं, जिनमें जगन्नाथ शोभा यात्रा, मुहर्रम का कार्यक्रम और सावन मास की समस्त तैयारियां। इसके संबंध में जनपद लखनऊ में समस्त थाना क्षेत्रों में पीस कमेटी मीटिंग हो चुकी है। जनपद स्तर पर भी सभी जोनल लेवल पर भी इसमें पीस कमेटी मीटिंग हुई, जिसमें से एक पीस कमेटी मीटिंग आज अभी संपन्न हुई। इन पीस कमेटी मीटिंग के माध्यम से जो जनपद की जो भी परंपराएं हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली गई है। समस्त अधिकारीगण जो इसमें उपस्थित थे अन्य विभाग के, उन्होंने जो मुख्य रूप से कार्यक्रम के आयोजक हैं उनकी समस्याओं को नोट कर लिया है और उनका निराकरण किया जा रहा है। बाहर से हमें काफ़ी हद तक फोर्स प्राप्त हुआ है। इसमें पीएसी, आरपीएफ और राजपत्रित अधिकारीगण हैं, जिनका डिप्लॉयमेंट का पूरा प्लान तैयार हो गया है। और जिस दिन शोभा यात्रा या मुहर्रम का जुलूस निकलेंगे उस दिन अलग अलग शिफ्टों में ये फोर्स मौके पर रह करके समस्त कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न कराएंगे। सर, जिस तरीके से कई जगह निर्माण कार्य तो हो रहे हैं, वहाँ पर क्या रूट भी डाइवर्जन किए जाएंगे या फिर जिस तरीके से आवारा मवेशियों को लेकर के भी समस्या उठाई गई है उसका निस्तारण भी किया? आवारा मवेशियों को लेकर के जो समस्याएं लोगों ने, आयोजनकर्ताओं ने बताई, उनको नगर निगम ने नोट कर लिया है और हम प्रयास करेंगे कि
जिस समय वो कार्यक्रम हो, जुलूस निकले, शोभा यात्रा निकले, उस समय आवारा पशुओं को वहाँ से हटा दिया जाए। साथ ही जो सड़कों पर अस्थायी निर्माण कार्य जो भी हो रहा है, हम प्रयास करेंगे कि जिस दिन जुलूस है, जिस समय यात्रा है, उस समय थोड़ी देर के लिए ऐसी व्यवस्था कर दी जाए जिससे उसी मार्ग पर जुलूस निकल सके। यदि किसी प्रकार की ऐसी समस्या है जिसकी वजह से जुलूस उस मार्ग से नहीं निकल पा रहा है, तो इसीलिए हमने बीस कमेटी मीटिंग करी है कि उसके लिए कोई यदि नया रूट हो तो सभी जो भी स्टेक होल्डर है सबके साथ बैठ कर उसकी चर्चा कर ली जाए। इटवा में दादरपुर गांव से पहले यादव समाज व आहिर रेजिमेंट के युवाओं ने किया पथराव और तोड़ी पुलिस की गाड़ी। प्रदर्शनकारी ग्राम दादरपुर के बाहर खड़े होकर दिखा रहे हैं दबंगाई। गांव में घुसने वालों से पूछ रहे हैं उसकी जाति। यादव समाज के प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों पर किया पथराव। आगरा कानपुर नेशनल हाईवे पर प्रदर्शनकारियों ने बाइक पर बैठकर हजारों की संख्या में हुजूम बनाकर किया प्रदर्शन। एसपी ग्रामीण और कई थानों के पुलिस द्वारा हाईवे पर प्रदर्शनकारियों की गाड़ियों को पकड़कर किया गया सीज। जनपद इटवा में प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किए जाने के कारण मामला अत्यधिक गंभीर हो चुका है। कथावाचकों के विरोध एफआईआर दर्ज होने के बाद कई यादव संगठनों ने ग्राम दादरपुर पर बोला हमला। मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्राम दादरपुर को पुलिस ने छावनी में किया तब्दील। एसपी ग्रामीण श्रीश चंद्र ने बताया कि पर्याप्त संख्या में उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस द्वारा कई 2 पहिया वाहनों को दादरपुर गांव से बाहर पकड़कर सीज किया गया है। अरे यार तुम लोग ये सब गिरा ले। आहिर रेडियो और उनके द्वारा कई प्रकार के अवैध वैसे काम किए गए। गांव के निकट कुछ लोगों द्वारा उपद्रव करने की कोशिश की गई थी। इस संदर्भ में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, कहीं भी उपद्रव नहीं है और जिन्होंने यह कृत्य करने की कोशिश की है विधि के अनुसार कठोर कार्रवाई प्रस्तुत की जाएगी। लेकिन पत्थरबाजी में पुलिस की गाड़ी टूटी और लगभग कितने लोगों की संख्या का हुजूम था जिसको पुलिस में फायरिंग भी करनी? नहीं, पुलिस ने कोई फायरिंग नहीं की है और कठोर कार्रवाई हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं और अभी पूर्णतः शांति है। कुछ लोग हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है और कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कहीं भी कोई अशांति न करे। सर, लेकिन अब गांव दादरपुर में आप लोग किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करेंगे, क्योंकि ये तो लगातार इस तरह का ये लोग यहाँ पहले से ही अलर्ट यहाँ फोर्स तैनात है, पहले भी तैनात थी और गांव के अंदर कोई भी नहीं जा सका है। यह रोड पर कुछ लोग आए थे और जिन्होंने अशांति फैलाने की कोशिश की थी, उसी के अनुसार कार्रवाई की गई है। हिरासत में लिया गया है और कठोर कार्रवाई विधि के अनुसार की जाएगी। कितने लोगों कितने वाहन क्षतिग्रस्त हुए पुलिस के इस घटना में? नहीं, अभी हम लोग देख रहे हैं, वाहनों के बारे में देखा जा रहा है और अभी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। क्या पुलिस के कोई कर्मचारी भी घायल हुए हैं इसमें? नहीं, पुलिस के कोई कर्मचारी नहीं घायल हुए हैं और अभी पूरी तरह जांच की जा रही है। जांच के अनुसार कार्रवाई। कितने लोगों की गिरफ्तारी की? अभी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, अभी पर्याप्त संख्या भी बताई जाएगी, अभी ब्रीफिंग की जाएगी। ब्रीफिंग के अनुसार जैसा कि मैंने आपको बताया है अभी कि उन्होंने उपद्रव करने की कोशिश की गई थी और सामने ही आप लोगों के सामने उन्होंने कोशिश की थी और कर रहे थे पथराव और इससे अनुसार उनको मौके से हिरासत में लिया गया है। सर, बचेवा थाने से लेकर के यहाँ नेशनल हाईवे पे जो भारी भीड़ थी, काफी कल से इनपुट था। नहीं, यहाँ पर ऐसे बड़ी संख्या लोग रोका गया है, हिरासत में भी लिया गया है, कुछ गाड़ियां भी सीज की गई हैं और यहाँ पर कुछ लोग आए थे, इन्हें मौके से पकड़ा गया है और इन्हें पकड़ के हिरासत में लिया गया है। पूछताछ जारी है, कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं है बल्कि राष्ट्र की आत्मा है। उन्होंने कहा कि भाषाओं का जीवित रखना और उन्हें समृद्ध बनाना जरूरी है। दिल्ली में राज्यसभा विभाग के स्वर्ण जयंती समारोह में बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की मित्र है। उन्होंने कहा कि हिंदी और भारतीय भाषाएं मिलकर राष्ट्र के संविधान स्वाभिमान को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उन्होंने कहा कि किसी भी भाषा का विरोध नहीं है, किसी भी विदेशी भाषा का विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर अपनी भाषा का महिमा मंदन करने का होना चाहिए, आग्रह अपनी भाषा बोलने का होना चाहिए, आग्रह अपनी भाषा में सोचने का होना चाहिए। शाह ने यहाँ भी कहा कि पूरे देश को
गुलामी की मानसिकता से मुक्त होने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जब तक व्यक्ति अपनी भाषा पर गर्व नहीं करेगा, अपनी भाषा में अपनी बात नहीं कहेगा, तब तक गुलामी की मानसिकता से मुक्त नहीं हो सकता। वर्ष में ही हमने भारतीय भाषा अनुभाग उसकी स्थापना की, क्योंकि मैं मन से मानता हूं कि हिंदी किसी भी भारतीय भाषा की विरोधी हो नहीं सकती। हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की सखी है और हिंदी और भारतीय भाषा मिलकर ही हमारे आत्मगौरव का उत्थान का जो एक कार्यक्रम है भाषा के माध्यम से, उसको अंतिम लक्ष्य तक ले जा सकते हैं। ये भारतीय भाषा अनुभाग न केवल भारत सरकार हर राज्य को सहायता करेगा कि राज्यों का प्रशासन, भारत सरकार का प्रशासन भारतीय भाषाओं के आधार पर ही हो। तत्काल अनुवाद की सुविधा वाले कई सारे सॉफ्टवेयर बन रहे हैं। मशीन लर्निंग, न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन आधारित उन्नत अनुवाद की प्रणालियां बन रही हैं। विभिन्न भाषाओं के लिए व्यापक शब्दकोश और डेटा संग्रह भी बन रहा है और सरकारी, शैक्षणिक, व्यावसायिक, उच्च तकनीक की भाषा और आयुर्विज्ञान की भाषा भी हर भाषा के रूप में प्रस्तापित हो, इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है साल की यात्रा को हमने आज समाप्त किया है और ये पंच प्रण की बात प्रधानमंत्री जी ने जब आजादी के 75 साल हुए तब कही, उसमें गुलामी की मानसिकता से मुक्ति ये बहुत महत्वपूर्ण प्रण है। और जब तक व्यक्ति अपनी भाषा का गौरव नहीं करता, अपनी अभिव्यक्ति अपनी भाषा में नहीं करता, अपनी सोच, विश्लेषण और निर्णय करने की क्षमता को अपनी भाषा में नहीं गढ़ता, हम गुलामी की भाषा से, गुलामी की मानसिकता से मुक्त नहीं हो सकते। कोई भी भाषा का विरोध नहीं है, किसी भी विदेशी भाषा का विरोध नहीं करना चाहिए, परंतु आग्रह हमारी भाषा को महिमा मंडित करने का होना चाहिए, आग्रह हमारी भाषा को बोलने का होना चाहिए, हमारी भाषा में सोचने का करना चाहिए। और पूर्णतः विकसित राष्ट्र की संकल्पना तभी हो सकती है जब विरासत को परिभाषित करने का भाषा एकमात्र माध्यम है, इसका महिमा मंडन हो। जहां तक देश का सवाल है, भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं होती, एक राष्ट्र की आत्मा होती है। हमारी जड़ें, हमारी परंपराएं, हमारा इतिहास, हमारी पहचान और हमारी जीवन संस्कृति, ये सभी भाषा से कटकर आगे नहीं बढ़ा सकते और भाषाओं को जीवंत रखना भी इतना जरूरी है और भाषाओं को समृद्ध करना भी इतना जरूरी है। ये सभी प्रयास हमने आने वाले दिनों में सभी भारतीय भाषाओं पर के लिए और विशेषकर राजभाषा के लिए करने चाहिए। मित्रों, आज अभी के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी भारत।